रात का बाथरूम रसोई। रात को शीतल चोरी छुपे रसोई में घुस गई। रात के करीब 2 बज चुके थे और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। खाने को क्या है यहाँ, भूख से मरी जा रही हूं मैं। शीतल इधर उधर खाना ढूंढती रही। उसे फ्रिज के अंदर दोपहर की दाल मिल गई। अरे दाल है यहाँ, लेकिन रोटी या चावल तो नहीं है कुछ भी। कोई बात नहीं, 2 रोटी बना ही लेती हूँ, किसको क्या ही पता चलेगा। शीतल चोरी छुपे रोटी बनाने लगी। उसके बाद दाल के साथ रोटी दबा गई। बर्तन वर्तन ठीक से साफ करके रात के 3 बजे वो अपने कमरे में जाकर अपने पति के पास सो गई। अगले दिन सुबह उसकी जेठानी अंजलि और सास बिमला आई। बिमला ने फ्रिज खोला और देखा कि वहां से दाल गायब थी। बिमला हैरान हो गई। अरे यहाँ कल मैंने बची हुई दाल रख दी थी, दाल कहाँ गायब हो गई? सोचा था आज सुबह पराठे के साथ दाल खाऊंगी। अंजलि ने कहा, माँ जी आपने दाल रखी होती तो ऐसे हवा में गायब थोड़ी ना हो जाती, जरूर आप भूल गए होंगे। नहीं बड़ी बहू, मुझे साफ साफ याद है। तभी वहाँ उबासी लेते हुए शीतल आ गई। वो रात के 3 बजे तक जगी हुई थी, इसलिए उसे उठने में देर हो गई। रसोई में आते ही उसने पूछा, क्या बात है माँ जी, कुछ खो गया है क्या? अंजलि ने जवाब दिया, माँ की दाल खो गई है, माँ ने सुबह पराठा खाने के लिए रख दी थी। शीतल मन ही मन सोचने लगी, अगर अभी मैंने बताया कि मैंने ही रात में माँ की दाल खा ली है तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अभी आई हूँ इस घर में बहू बन के, ये सब सोचेंगे कि एक भुक्कड़ डायन को ले आए हैं बहू बनाकर। शीतल ने कुछ नहीं बताया। उस दिन भी सभी रात को 10 बजे सो गए, लेकिन शीतल को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे जल्दी सोने की आदत नहीं थी। अपने मायके में वो रात के 2-3 बजे तक जागा करती थी और रात को जागने की वजह से उसे तेज की भूख भी लगती थी। मायके में तो वो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन 2 दिन पहले वो इस घर की बहू बनकर आई थी। यहाँ रात को खाने में उसे शर्म आ रही थी। रात को 10 बजे सभी सो गए, शीतल भी सो गई, लेकिन आदत के चलते उसे नींद नहीं आई। 12 बज गए और शीतल को भूख लगने लगी। हे भगवान, आज फिर से भूख लग रही है, क्या करूं? वो फिर से रसोई में गई और फिर से रोटी बनाने लगी। तभी बाहर कुछ आवाज आई। बिमला पानी पीने के लिए उठी थी और वो रसोई की तरफ ही आ रही थी। मर गई, अब क्या होगा, माँ जी मुझे देख लेंगी। उसने फटाफट सब कुछ समेटा और रसोई की लाइट बंद करके फ्रिज के पीछे छुप गई। बिमला पानी पीने के लिए रसोई में घुसी और हाथ बढ़ाते ही उसके हाथ में पानी की बोतल आ गई, इसीलिए उसने लाइट ऑन नहीं किया। पानी पीकर बिमला अपने कमरे में लौट गई। आज तो बाल बाल बच गई, ऐसे ही रोज रोज होता रहा तो मैं बुरी फंसूंगी। मुझे एक ऐसी जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ रात को कोई खतरा ना हो, और खतरा हो भी तो मैं पहले से ही सावधान हो सकूं। बहुत सोचने के बाद शीतल को एक जगह ऐसी मिली, बाथरूम। उसने बाथरूम में खाना बनाने का सोचा। रात को हर रोज कोई बाथरूम नहीं जाता, और जाएगा भी तो मैं अंदर से कुंडी लगाकर बैठी रहूंगी, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ, यही सबसे सेफ रहेगा। अगले दिन शीतल 1 लीटर का एक छोटा सा गैस का सिलेंडर और ओवन ले आई और बाथरूम में छुपा कर रख दिया। रसोई से कुछ सब्जी, आटा, चावल चुराया और उसे भी बाथरूम में छुपा लिया। ऐसे ही तेल, मसाले छोटे छोटे बर्तनों से बाथरूम को भर दिया, लेकिन उसने उन चीजों को ऐसी जगह पर छुपाया कि कोई ढूंढ ना सके। चलो, हो गया तैयार मेरा बाथरूम रसोई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। उसी दिन रात को सभी सो गए। रात के 1 बजे शीतल को भूख लगी और शीतल उठकर बाथरूम चली गई। सब कुछ निकाल कर वो बाथरूम पर रोटी सब्जी बनाने लगी। उसके बाद उसने वहीं पर खा लिया। अरे वाह, मेरा आइडिया तो कमाल का निकला। ऐसे 2-3 दिन तो शीतल ने बड़े आराम से बाथरूम रसोई में खाना बनाया और खाया, लेकिन उसके बाद एक दिन जब वो खाना बना रही थी तब उसकी सास बाथरूम के बाहर आई। अरे कौन है बाथरूम में इतनी रात को? शीतल सब्जी बना ही रही थी। अरे बाप रे, फंस गई। मैं हूँ माँ, शीतल। अच्छा छोटी बहू, मुझे बहुत जोर की आई है बहू, जल्दी निकलो। हाँ माँ जी, अभी आई। उसने तुरंत सब कुछ कमोड में फेंका और सब कुछ छुपा दिया। उसके बाद बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आई। बाथरूम का दरवाजा खुलते ही सब्जी की स्मेल आई। बिमला ने कहा, ये बाथरूम से सब्जी की स्मेल क्यों आ रही है? वो माँ जी, मैंने आज बहुत सब्जी खा ली थी ना, इसीलिए निकालना भी पड़ा, वो इसलिए। बस बस, और नहीं सुनना है मुझे। और इतना धुआं कहाँ से आया? वो भी निकला है क्या? शीतल ने और कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में लौट गई। अगले दिन सुबह सुबह शीतल की जेठानी अंजलि बाथरूम में गई और 2 सेकंड में चिल्लाते हुए बाहर चली आई। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ! चीख सुनकर शीतल और बिमला वहां आई। क्या हुआ बड़ी बहू, इतना चिल्ला क्यों रही हो? बाथरूम में चूहा है माँ जी। बाथरूम में चूहा? बाथरूम में तो तिलचट्टा होता है, चूहे तो रसोई में होते हैं। ये चूहे बाथरूम में क्या कर रहे हैं? पता नहीं माँ जी, आप भगा दीजिए ना चूहे को, मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। क्या तुम भी एक चूहे को देखकर डर गई हो?
ये बोलते हुए बिमला बाथरूम में घुसी और अपनी चप्पल से चूहे को मारने गई। चूहे ने भाग दौड़ मचा दिया और तभी तुरंत बाथरूम के कोने कोने से चूहे निकलकर भागने लगे। किसी चूहे के मुंह में आलू था तो किसी के मुंह में सब्जी के अवशेष थे। आहा, ये सब क्या हो रहा है? ये बाथरूम में खाना कहाँ से आ रहा है? आहा। तभी एक चूहे ने छलांग लगाई और शीतल का गैस, ओवन, बर्तन सब कुछ बिखर गया। तेज आवाज आई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाथरूम में ये सब आया कहाँ से। और तभी शीतल जोर जोर से रो पड़ी। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। तू क्यों रो रही है छोटी? ये सब मेरे ही है। और उसके बाद शीतल ने सब कुछ बता दिया। ये सुनकर अंजलि और बिमला हंसने लगी। बस इतनी सी बात। वही तो, बस इतनी सी बात। तुम हमें बोल नहीं पाई बहू, हम क्या पराए हैं? अब से मैं तेरे लिए ज्यादा खाना बनाकर रख दूंगी। तुझे बाथरूम रसोई चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन बाहर किसी को मत बताना प्लीज। ठीक है, लेकिन बहू ये रात जागने की आदत ठीक नहीं है, इसे धीरे धीरे बदल लो। इसी तरह शीतल की बाथरूम रसोई का भांडा फूट गया और अंजलि उसके लिए ज्यादा खाना बनाने लगी। शीतल को बहुत प्यार मिला। वो धीरे धीरे अपने रात जागने की आदत ठीक करने लगी। इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगे। ना हंसने वाली सास, मजाकिया बहू। भाभी, आज आपका बेटा हुआ, फिर भी सासू माँ के चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं है? बाकी सब खुशी से हंस रहे हैं, लेकिन माँ जी का मुंह क्यों फूला हुआ है? ये सुनकर एकता की जेठानी पूनम ने कहा, तू इस घर में नई नई आई है ना, इसीलिए तुझे नहीं पता। माँ जी हंसती नहीं है। ऐसा क्यों? 2 दिन पहले मैंने भी जब इस घर में बहू बनकर पहला कदम रखा, तब भी माँ जी मुंह फुलाए बैठी थी। अजीब है। अरे छोटी, पहले माँ जी बहुत हंसती थी। बात बात पर हंसी के फव्वारे छूटते थे, क्योंकि तब बाऊजी जिंदा थे। लेकिन उस हादसे में बाऊजी के देहांत के बाद माँ जी ने हंसना ही बंद कर दिया। अच्छा, ऐसा क्या? वो हादसा तो बड़ा भयानक था। ठीक है, मैं शपथ लेती हूँ, मैं सासू माँ को हंसा कर ही रहूंगी। तू पागल है? कभी कोशिश भी मत करना, माँ जी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। ठीक है, वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अब बस देखती जाओ कि मैं माँ जी के चेहरे पर मुस्कान कैसे वापस लाती हूँ। ये बोलते हुए एकता के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जैसे कि उसके पास कोई मास्टर प्लान हो। लेकिन जिसे 1 साल से कोई भी नहीं हंसा पाया, उसे एकता कैसे हंसाएगी? ये बच्चों का खेल थोड़ी है। शाम को सभी खाना खाने बैठ गए। तभी एकता ने अपनी सास शकुंतला से कहा, माँ जी, एक जोक सुनाओ। एक हाथी एक चींटी के ऊपर बैठ गया, फिर भी चींटी नहीं मरी। क्यों? क्योंकि हाथी का नाम चींटी और चींटी का नाम हाथी था। है ना मजेदार? लेकिन ये सुनकर हंसने की जगह शकुंतला भड़क गई। बहू, आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक मेरे साथ मत करना। मुझे ऐसे जोक्स पसंद नहीं है। तुम नई हो इसीलिए अच्छे से बताया, अगली बार घर से निकाल दूंगी। ये बोलकर शकुंतला बिना खाना खाए उठ गई और अपने कमरे में घुस गई। एकता को बहुत गिल्ट हुआ। उसकी वजह से उसकी सास ने खाना नहीं खाया। एकता के पति विशाल ने कहा, क्यों माँ के साथ मजाक करती हो? मत किया करो ऐसा। तुझे मना किया था छोटी, देखा ना क्या हुआ। एकता बिना कुछ कहे उठ गई। शकुंतला के कमरे से बाहर से झांककर उसने देखा कि शकुंतला उसके पति के फोटो के सामने खड़ी होकर रो रही थी। वो दुख इतना गहरा था कि शकुंतला हंसना ही भूल चुकी थी। उसका पति हरिहर भी ऐसे ही हंसी मजाक करता रहता था। लेकिन 1 साल पहले आखिर हुआ क्या था, ये जानने के लिए हमें उस दिन में वापस जाना होगा जब बड़ी बहू पूनम इस घर की बहू बनकर आई थी। वो दिन बड़ा सुहाना था। शकुंतला आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई थी। शकुंतला का पति हरिहर उसके पास आया। क्या बात है मेरी रानी, अभी से इनकार कर रही हो? वो लोग तो अभी अभी निकले हैं वहां से। धत, अब ये सब रानी वानी बोलना बंद कीजिए जी। अब सास ससुर बन गए हैं हम। अरे तो क्या हुआ? उसकी वजह से हंसी मजाक करना बंद कर दें क्या? तो फिर तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा कैसे देखूंगा मैं? हाँ? मैं तो हमेशा ऐसे ही हंसती रहती हूँ। इसमें नया क्या है? मैं तो चाहता हूँ कि तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही हंसो। जब तक वो लोग नहीं आते तब तक एक जोक सुनाता हूँ। एक हाथी एक चींटी के ऊपर बैठ गया, लेकिन फिर भी चींटी नहीं मरा। क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि हाथी का नाम चींटी और चींटी का नाम हाथी था। ये सुनकर शकुंतला अपने सफेद दांत निकाल कर ही करके हंसने लगी।
आप भी ना बड़े मजाकिया हो। इसीलिए आज खाने की टेबल पर एकता के मुंह से सेम जोक सुनकर शकुंतला को अपने पति की याद आ गई और वो भड़क गई। खैर, हरिहर और शकुंतला ऐसे ही खुशी खुशी जी रहे थे। उसके बाद पूनम भी बड़ी बहू बनकर घर में आई। खुशी और भी बढ़ गई। घर के आंगन में एक आम का पेड़ था। उस पेड़ की टहनियां छत तक जाती थी और उन टहनियों से आम तोड़कर खाना हरिहर का फेवरेट काम था। अरुण और पूनम की शादी के कुछ दिन बाद हरिहर रिटायर हो गया और पूरा दिन घर में ही रहने लगा। शकुंतला ऐसे ही 24 घंटा पति के आसपास रहने के सपने देखने लगी, लेकिन नसीब को ये मंजूर नहीं था। एक रोज हरिहर ने देखा कि पेड़ में बहुत सारे आम पक रहे हैं। शकुंतला, आज आम खाऊंगा मैं जा रहा हूँ छत पे आम तोड़ने। आप तो मेरी सुनेंगे नहीं। सावधानी से आम तोड़ना। आम तोड़ने के चक्कर में अपना हाथ पैर मत तोड़ लेना। हरिहर आम तोड़ने गया। सामने के 2-3 आम तोड़ने के बाद उसे छत से थोड़ी दूर में एक पका हुआ बड़ा सा आम दिखा। हरिहर ने उस आम को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका पैर फिसल गया। हरिहर छत से पूरा नीचे गिर गया और उसकी हड्डी पसली एक हो गई। 1 सेकंड के अंदर उसका देहांत हो गया। सभी दौड़कर आए और ये देखकर खड़े के खड़े रह गए कि 2 मिनट पहले भी जो आदमी अपनी बीवी से मस्ती मजाक कर रहा था, उसका ये अंजाम कैसे हुआ। जिंदगी और मौत के बीच में बस एक पैर फिसलने का अंतर है। अभी अभी तो हरिहर ने रिटायर किया था। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। उसे तो शकुंतला के साथ घूमना था, टहलना था। ये क्या हो गया? ये बात जैसे किसी को हजम ही नहीं हो रही थी। इस अचानक सदमे के चलते शकुंतला कई दिनों तक रो भी नहीं पाई। उसके बाद उसने रोना शुरू किया तो उसके बाद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आंसू खत्म हो गए तो उसने हंसना ही बंद कर दिया। यही है पूरी कहानी। एकता को इस घर में छोटी बहू बनकर आए हुए 1 ही हफ्ता हुआ था। वो कमरे के बाहर से अपनी सास को ऐसे रोते हुए देखकर मन ही मन बोली, कोई ऐसे कैसे पूरी जिंदगी बिता सकता है बिना हंसी के, बिना खुशी के। मुझे कैसे भी करके माँ जी की जिंदगी में खुशी वापस लानी है। लेकिन उसके बाद से एकता को अपनी सास के सामने हंसी मजाक और जोक्स करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन एकता ने हार नहीं मानी। वो हर एक काम से अपनी सास को खुश करने की कोशिश करने लगी। लेकिन शकुंतला के चेहरे पर खुशी झलक ही नहीं रही थी। पूनम ने बेटे को जन्म दिया था। शकुंतला ने उस बच्चे का नाम अमन रखा था। शकुंतला उसी को लेकर बिजी रहने लगी। शकुंतला उसे खाना खिलाने लगी, उसके कपड़े साफ करने लगी और कभी कभी रात को उसे अपने बिस्तर पर भी सुलाने लगी। अमन बड़ा हो गया और कुछ महीनों बाद वो रेंगना सीख गया। एक रोज सभी बिजी थे। अरुण और विशाल अपने कमरे में थे। पूनम और एकता रसोई में थी और शकुंतला अमन को संभाल रही थी। बस 1 मिनट के लिए शकुंतला बाथरूम चली गई। अमन रेंगते हुए सीढ़ियों के पास गया और सीढ़ियों से छत पर चला गया। शकुंतला बाथरूम से बाहर निकली और अमन को ढूंढने लगी। अमन, कहाँ चला गया ये बदमाश? रेंगना सीख गया है ना ये। अरे कहाँ चला गया अमन? सभी अमन को ढूंढने लगे, लेकिन अमन तो छत पर था। उसकी नजर अपने दादू की तरह आम के पेड़ पर ही थी। पेड़ पर आम पके हुए थे। आम को ताड़ते हुए अमन छत के किनारे आ गया। एकता अमन को ढूंढते हुए घर के बाहर आ गई थी। ऊपर देखते ही उसे अमन दिख गया। अरे अमन यहाँ है। ये क्या सत्यानाश! अमन छत के किनारे आ गया है। ये सुनते ही शकुंतला के दिल में जैसे कोई धक्का मारने लगा। अपने पति को भी ऐसे ही खोया था उसने। वो दौड़कर छत की ओर जाने लगी और अमन किनारे के और पास आता गया। शकुंतला छत पर पहुंच गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमन शकुंतला की आंखों के सामने छत से गिर पड़ा। नहीं! लेकिन तभी एकता को पता नहीं क्या हुआ। वो नीचे ही खड़ी हुई थी। वो दौड़कर गई और जोर से एक छलांग लगा दिया। अमन उसके हाथों में समा गया और वो बच गया। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। माँ जी, अमन को कुछ नहीं हुआ। एक खरोच तक नहीं आई। शकुंतला रोते हुए नीचे आई और अमन को गोद में लेकर उसे लाड करने लगी। कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चे को। छोटी बहू, तुमने बचा लिया इसे। तुमने कमाल कर दिया बहू, तुमने कमाल कर दिया। तभी अमन ने शकुंतला की गोद में ही सुसु कर दिया और एकता हंस पड़ी। माँ जी, इसने तो सुसु कर दिया। और इससे चमत्कार ही हो गया। शकुंतला भी हंस पड़ी। बदमाश है ना ये। बहुत बदमाश है ये। बिल्कुल अपने दादू की तरह है। आम खाना है इसे, आम। शकुंतला ने फिर से पहले की तरह हंसना शुरू किया। पूरा घर खुशी से भर उठा और ऐसे ही सभी फिर से सदमे को भुलाकर
एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।